हेलो दोस्तों, वेलकम टू 1mg फार्मेसी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाला है एनाल फिशर के बारे में। फिशर इन एनो। तो फिशर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा फिशर क्या है और कैसे आप फिशर को बवासीर से अलग करेंगे। फिशर एक अलग बीमारी है, बवासीर एक अलग बीमारी है और फिस्टुला भी एक अलग बीमारी है। अंतर क्या है इस तीनों बीमारी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि फिशर के सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसका क्योर क्या है, सारे के सारे। तो आज बात कर लेते हैं फिशर क्या है। ठीक है, फिशर इन एनो और एनोरेक्टल फिशर। ये सिंपल सी आम भाषा में कहें तो आपके जो मल द्वार है, उस मल द्वार के अंदरूनी हिस्सा जो होता है, वहां का जो दीवार है, उस दीवार पर एक खरोच आप कह सकते हो, या फिर वहां पर जो कट, जहां पे आप मान लो कि आपके स्किन के ऊपर जहां पे कोई किसी चीज से, ऐसे नुकीली चीज से ऐसे लग गया तो कट हो जाएगा, खून निकलेगा। वैसे ही कट लगना जो अंदरूनी हिस्से पे होता है आपके रेक्टम में, उस चीज को बोलते हैं फिशर इन एनो, एनाल फिशर। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है, आप एक चीज ध्यान के चलो कि ये मान लो कि ये क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनल है, जहां से खाना खाते हैं, वो बाहर भी निकलता है। एक चैम्बर, एक पाइप है। तो ऐसे ही पाइपलाइन जो मल द्वार, मान लो कि ये रेक्टम है और रेक्टम में से जो है स्टूल, जो बाउल मूवमेंट के बाद जो होता है, पोटी के टाइम पर स्टूल जो है बाहर निकलता है, राइट। तो स्टूल अगर बहुत हार्ड हो किसी भी कारण, आपको कब्ज है, कब्ज बहुत सालों से है, आपको हार्ड स्टूल आपको होता है, आपको बहुत तकलीफ होता है, आपको प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाकर स्टूल निकलता है। ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, वो स्टूल इतना हार्ड हो जाएगा कि वो अंदर ऐसे जाते वक्त उसकी दीवार पर खरोच मार देगा। और खरोच जब आता है तो वो छोटा मोटा आता है तो कोई बात नहीं है, ज्यादा डीप अगर कट होता है तो खून निकलेगा और उसी से बनेगा फिशर इन एनो और एनाल फिशर। ये चीज है एनाल फिशर। अब ये जो रेक्टम है उसमें पेशी होता है, उसके सराउंडिंग गोल सर्कुलर पेशी, जिसको हम स्पिंटर बोलते हैं, एनाल स्पिंटर। ये जो एनाल स्पिंटर होता है दो तरीके का होता है। एक तो होता है इंटरनल एनाल स्पिंटर, अंदरूनी, और होता है एक्सटर्नल एनाल स्पिंटर, बाहर का। इंटरनल एनाल स्पिंटर जो है ना, जब भी ऐसा कट लगता है, इंटरनल एनाल स्पिंटर बहुत डर जाता है और वो सिकुड़ जाता है। अब मान लो कि वहाँ का एक पेशी है और बाहर से कोई आता है, आपको धमकाता है, आपको मारूंगा या ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप डर जाओगे उस इंसान से कि वो आएगा तो फिर से ऐसे करेगा, तो आप डर के रहोगे, सिकुड़ के। तो यही बात होता है इसमें। जब भी बार बार मल द्वार यूज होता है, उसी के जरिए जो स्टूल बाहर आता है, और स्टूल हार्ड है, क्रैक स्टूल है, बार बार उस दीवार पर वो चोट पहुंचाता है। तो ये होते होते महीने भर, साल भर होते होते वहां पर एक दिन ऐसा कट लगता है कि खून निकलने लगता है और वहां पर वो जो स्पिंटर है वो टाइट बन जाता है। तो एनाल स्पिंटर जब टाइट हो जाता है उस एरिया का, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस जगह में ब्लड की जो फ्लो है वो कम हो जाएगा और एनाल स्पिंटर टाइट, मतलब जितना उसका डायमीटर होना चाहिए उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। तो जब भी डायमीटर यहाँ पर कम हो जाएगा, अब मानो कि एरिया, रास्ता जो है छोटा हो गया, कहने का मतलब ये है कि जो एनाल का रास्ता है वो छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है। तो क्या होता है, तो एनाल का रास्ता जब पतला हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तो वहां से हार्ड स्टूल जो होता है वो जल्दी निकल नहीं पाता है और स्टूल पास करते वक्त आप जितना भी प्रेशर डालोगे तो उतना दर्द बढ़ेगा, क्योंकि वहां की जगह ही छोटा होता रहेगा। तो जिन लोगों में क्रोनिक फिशर है, तो जब जाएंगे टॉयलेट पे, आप स्टूल पे देखेंगे आपका जो लाइन है स्टूल की वो पतली होती रहेगी, वो जो मोटा स्टूल है, टाइट स्टूल है, वो नहीं होगा, क्योंकि उतना जगह ही नहीं रहता है। वहां पर स्पिंटर बहुत ही टर्मेंटेड हो जाता है, वो इतना स्ट्रेस्ड हो जाता है कि वो टाइट हो जाता है। इंटरनल एनाल स्पिंटर के ये जो टाइटनेस है बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोनिक फिशर में पाया जाता है कि इंटरनल एनाल स्पिंटर जब चेक किया जाएगा, फिंगर टेस्ट होता है एक, उससे पता चल जाएगा डॉक्टर को कि वहां पर टाइटनेस बहुत ज्यादा है। और जब भी टाइटनेस बहुत ज़्यादा है
तो टाइटनेस की वजह से कट लग जाता है, तो वो ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि वहां पर ब्लड जितना खून पहुंचाना चाहिए उतना खून नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो जगह टाइट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर कुछ बांध दो या फिर ये उंगली 2 या 3 मिनट तक बांध दो किसी चीज से, तो आप देखेंगे 2 या 3 मिनट बाद ये जगह लाल हो जाएगा और सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर खून नहीं पहुंचेगा। तो वही चीज है, वो स्पिंटर जब टाइट हो जाएगा खून नहीं पहुंचेगा। तो आप कुछ दवा ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, तो वो भी वहां पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए वहां के टिश्यू को ठीक ठाक से ग्रो होने के लिए, वो भी नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से वो वहां पे ठीक नहीं होता। इसलिए फिशर जब क्रोनिक हो जाता है वो ठीक ही नहीं होना चाहता, ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे आप देखेंगे लोगों में फिशर है 6 साल 8 साल 10 साल लाइफ लॉन्ग फिशर लेकर मर भी गए, फिशर ठीक ही नहीं हुआ। हालांकि फिशर से कैंसर नहीं होता है, बार बार मैं रिपीटेडली कहता हूँ, फिशर से कैंसर नहीं होता है। फिशर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, मगर एनल फिशर से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मतलब हर रोज अगर आप जब भी बाथरूम जाओगे पोटी करने, वहां पर आपको दर्द होगा, तो हर वक्त आपको ना दर्द लेकर जीना पड़ेगा। तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात होता है। तो फिशर में ना बहुत दर्द होता है, ठीक है, ये चीज है फिशर। पाइल्स अलग चीज है। किसी भी लोगों में अगर उस एरिया में रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, लोग कहते हैं कि मुझे पाइल्स है या बवासीर है, तो ऐसे नहीं भाई, बहुत फर्क है इस 3 बीमारी में, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला में। फिशर एक सिंपल सी कट है। यह कट आपके शरीर में किसी भी जगह में हो सकता है, वह 2, 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जगह का जो कट है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसका एनल स्पाज्म होता है। जो इंटरनल एनल स्पिंटर है, इंटरनल एनल स्पिंटर में स्पाज्म है। स्पाज्म मतलब वो सिकुड़ के रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी आता है उसका काम यही है। वो फिशर को कुछ नहीं करता, वो सिंपली स्पाज्म को ठीक कर रहा है। वो उस मसल को काट देता है, क्योंकि वो राउंड मसल्स है। मान लो कि पहले इतना था एरिया, अब इतना रहेगा, बहुत कम। दर्द बढ़ता है, यहाँ से काट दो, ऐसा वो खुल जाएगा, फिर जगह खुला खुला रहेगा। हार्ड स्टूला या सॉफ्ट स्टूला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लेटरल इंटरनल स्पिंटेरेक्टोमी, LIS, लेटरल इंटरनल स्पिंटेरेक्टोमी। और ये जो सर्जरी है, इससे लेटरल जो कट लगाया जाता है वो इंटरनल स्पिंटर में कट लगाया जाता है, ठीक है, इससे वो चीज ठीक होता है। तो ये है एनल फिशर। और अगर आपको एनल फिशर हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा? एनल फिशर के सिम्टम्स से आपको पता चल जाएगा कि आपको एनल फिशर है या नहीं। जो लोग गलतियां करते हैं वो एनल फिशर के साथ बवासीर को जोड़ देते हैं। कोई भी तरीके का पोटी रिलेटेड बीमारी आपको है, रेक्टम रिलेटेड कोई बीमारी है, लोग सोचते हैं कि पाइल्स है या बवासीर है, बल्कि वो होता नहीं है। बवासीर बहुत कॉमन बीमारी है। बवासीर और फिशर में सबसे बड़ी अंतर यही है कि फिशर में दर्द सबसे ज्यादा है, बवासीर में दर्द नहीं होता है, उतना दर्द तो बिल्कुल ही नहीं होता। इनफैक्ट बवासीर बाय डिफिनेशन पेनलेस बीमारी है। पाइल्स में पेन नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। अगर दर्द है तो हो सकता है आपको पाइल्स फिशर दोनों है। इनफैक्ट बहुत सारे पेशेंट में एक ही साथ पाए जाते हैं पाइल्स फिशर, क्योंकि ये दोनों ही बीमारी बनता है आपकी लाइफस्टाइल हैबिट से। कैसा हैबिट्स? आपकी कॉन्स्टिपेशन से। आप टॉयलेट में 40-40 मिनट बैठे हो, आपको प्रेशर डाल के टॉयलेट करना पड़ता है, पोटी करना पड़ता है आपको। आप खाने में पानी कम पीते हो, खाने में फाइबर कम खाते हो, और आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, और आप ठीक ठाक 8 घंटे सोते नहीं हो। सारे के सारे ये कारण आपकी लाइफ में इतनी ही चेंजेस होगा, खाने में इतना चेंजेस होगा, आपको जो है कब्ज होगा। कब्ज किसी को रहता है तो उससे ही हर रोज आपको प्रेशर डालते डालते पाइल्स होता है। पाइल्स का मतलब यहाँ पर होता है जो वेन्स जिससे ब्लड सप्लाई होता है वो बाहर ऐसे झूलने लगता है और वहां से ब्लीडिंग होता है, खून आने लगता है। क्योंकि जब भी प्रेशर आएगा उसमें तो ब्लड भरा पड़ा है, वहां से ब्लीडिंग होगा, और जो ब्लीडिंग होगा ऐसे जैसे कि कोई पिचकारी मार रहा है, इतना ब्लीडिंग होता है पाइल्स में। मगर दर्द नहीं होता है। दर्द हो सकता है वहां पे, उस जगह पे सूजन जैसा फीलिंग होगा, जब सूजन होता है तब थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि दर्द है। आप कुछ ठंडे जगह पर बैठेंगे तो अच्छा फील होता है। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है
उसमें दर्द होता है थोड़ा बहुत, मगर फिशर में डे 1 से लेकर जब तक वो ठीक ना हो दर्द होता रहता है। यह चीज आप गांठ बांध लो। फिशर में उतना खून नहीं निकलता है मगर दर्द सबसे ज्यादा होता है। और अगर क्रॉनिक फिशर है तब सर्जरी करना है, घर पर नहीं होगा और डिनाइल फेज में आप मत रहना। अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है 1 साल 2 साल 1.5 साल हो चुका है, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है और डिले मत करो, सर्जरी के बिना ठीक नहीं होगा आपका। लाख रुपए का दवा तो आप शायद खा चुके होंगे, आयुर्वेदिक दवा ये वो ब्रांड बोल के खा चुके होंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होता है भाई, नहीं होगा। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उस जगह में, स्पाज्म है, उसको काटना ही पड़ेगा। इनकंटिनेंस के बारे में जो झूठ बोला जा रहा है वो नहीं है। देखो इनकंटिनेंस हो सकता है कब, अगर बहुत ज्यादा मसल्स को हम काट के फेंक दे तो। काट के मसल्स रिमूव नहीं किया जाता, सिंपल से कट लगाया जाता है इंटरनल स्पिंटर पे, और वो अगर लेजर से होता है तो इतना प्रिसीजन कट होता है तो उससे इनकंटिनेंस नहीं होता है। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, 30 35 या 40 साल रेंज पर आपकी उम्र है, 20 साल से 40 साल के बीच में, नॉर्मली हमारे जो एनल टोन होता है इस एज में वो टाइट होता है, उससे एक कट लगाने से इनकंटिनेंस नहीं होता है। ज़्यादा उम्र अगर किसी का 65 साल है, उनमें अगर LIS किया जाता है तो चांस बनता है कि उनमें नेचुरली जो है उनका स्पिंटर रिलैक्स रहता है। इसलिए बहुत एज जो है हायर एज है 60-65, उनमें प्रॉब्लम होता है, पाइल्स रहता ही है ऑलमोस्ट हर किसी इंसान में उस एज पे, और उनमें फिशर भी होता है तो खुद ब खुद ठीक होता है, क्योंकि उनका जो एनल स्पिंटर का टोन है वो कम टाइट होता है। और पुरुषों में एनल स्पिंटर का टोन ज्यादा टाइट होता है देन महिला, इसलिए एनल स्पिंटर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है पुरुषों में ज्यादा होता है देन महिला। महिलाओं में डिलीवरी के टाइम हो सकता है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और पुरुषों में अगर होता है खुद ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीज आप ध्यान में रखें, जहन में रखें। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिम्टम क्या है और क्योर में आपको क्या क्या करना चाहिए। आपको स्वीट बाथ लेना चाहिए, आपको ऑइंटमेंट यूज करना चाहिए, खाने के खास ध्यान रखना चाहिए, खाने से रिलेटेड खाना क्या क्या खाना चाहिए, और ये क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, ठीक होने वाला बीमारी है। अगर एक्यूट है तो घर पे ही ठीक हो सकता है, और अगर क्रोनिक है तो छोटा सर्जरी, मगर डिनाइन फेज में मत रहें। आप सोच लें और एक अच्छे सर्जन के पास जाएं जो एक्सपीरियंस्ड है एनोरेक्टल सर्जरी में, जो एटलीस्ट पहले मतलब 50-100 ऐसे सर्जरी कर चुके हैं, उनके पास जाएं, क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम है एनल फिशर रिलेटेड ये रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग पूछते हैं कि अगर एक बार सर्जरी करवा ले तो उसके बाद फिर से हो सकता है कि नहीं, तो फिर से हो सकता है मेरे भाई। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना तो उससे फिर से फिशर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लाइफ स्टाइल जो एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं वो ठीक ठाक से मेंटेन हो। कहने का मतलब ये है कि अपने लाइफ स्टाइल में ध्यान रखें और हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर वाला डाइट ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए कि नॉर्मली जो फिशर के इलाज में जो मेडिसिन दिया जाता है वो क्या क्या है, तो टैबलेट फ्लैक्सीड 1 गोली सुबह और शाम लें 5 दिन तक। इससे क्या होगा कि एनल एरिया में बहुत दर्द होता है तो दर्द और सूजन को कम करने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा कैप्सूल एसेरा सुबह और शाम खाली पेट लें, क्योंकि जब आप दर्द की दवा लेंगे तो गैस बन सकती है, तो गैस ना बने उसके लिए उसको दिया जाता है। उसके बाद आपको देना है कैप्सूल क्लेवैम 625 mg, 1 गोली सुबह और शाम दिया जाएगा 5 दिन तक। इससे क्या होगा कि एनल एरिया में कट हो जाने से वहां पर पस होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा सिरप देना है क्रीमाफिन, रात को सोते समय 15 ml लें, जिससे क्या होगा स्टूल सॉफ्ट होगा और स्टूल आसानी से पास हो जाएगा, और स्टूल पास करते टाइम आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा और दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर पाइल्स की कंडीशन और फिशर की कंडीशन कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो तो क्रीमाफिन दिया जाएगा ताकि स्टूल आपका सॉफ्ट रहे और स्टूल आसानी से पास हो जाए। अब इसके बाद आपको देना है क्रीमा जेल। ये जो जेल है ये फिशर पे लगाया जाएगा।
फिशर की जगह पर लगाने से क्या होता है, फिशर हील होता है, क्योंकि फिशर एरिया में ब्लड की सप्लाई रुक जाता है। तो ये ऑइंटमेंट वहां पर ब्लड की सप्लाई को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि फिशर जल्दी हील होता है और घाव भरता है। तो इसको हर 6 घंटे पर लगाना है फिशर पर। अब इसके बाद जो है हॉट स्टीच बात करना है, मतलब कि बिना कपड़ों के गर्म पानी में बैठना चाहिए। ये सुबह और शाम करना चाहिए। यह दर्द से राहत देने में मदद करता है। तो इन दवाओं और उपायों का पालन करने से आपको काफी आराम मिल सकता है। तो यही सब इसके इलाज होते हैं दोस्तों एक्यूट फेज में। अगर क्रोनिक फेज है तो उसका सर्जरी ही होगा और उसका कोई उपचार नहीं है। ये वीडियो जो है नॉलेज पर्पस के लिए और एजुकेशन के लिए है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।